बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया है कोरोनरी हार्ट डिजीज़, जो कि हमारे साथ पैथोफिजियोलॉजी 2 यानी जो BSN फोर्थ सेमेस्टर है उसका एक सब्जेक्ट है। उसमें हमने जो फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें 3 पार्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है और आज हम इस डिज़ीज़ को ख़त्म करेंगे, यानी फोर्थ नंबर चैप्टर को ख़त्म करेंगे जो कि लास्ट पार्ट है। और उसमें हम पढ़ेंगे कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की मैनेजमेंट, ठीक है, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की मैनेजमेंट। अगर आप लोग को कोरोनरी हार्ट डिजीज़ या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में फर्दर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पैथोफिजियोलॉजी 2 में इसके सारे डिटेल मौजूद है। वहाँ से आप लोग कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का अभी जो नया लेक्चर आया है वो देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करूंगी, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ द कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और कोरोनरी हार्ट डिजीज़। पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसका फार्माकोलॉजिकल थेरापी करेंगे, यानी जितनी भी एंटी इंजाइनल ड्रग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो प्रिस्क्राइब करेंगे, कहीं ऐसा हो कि इससे ठीक हो जाए। लेकिन फिर भी अगर इससे ठीक नहीं हुआ, यानी नाइट्रेट वगैरह हमने दिया, ठीक है, फिर और इसके साथ साथ हमने बीटा ब्लॉकर्स दिए, उसके साथ साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिए जो कि हमारे साथ क्या होते हैं, निफेडिफिन होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमने किफ्टोप्रिल भी दे दिए, स्टेटिन भी दे दिया, ठीक है। लेकिन उसके साथ क्या होगा, जो एंजाइना है वो ट्रीट नहीं हुए, ठीक है, फिर भी जो है ना एंजाइना हो रही है, यानी सीवियर चेस्ट पेन उसे महसूस हो रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद यानी ड्रग थेरापी के बाद हम सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे, ठीक है। और सर्जिकल इंटरवेंशन में हमारे साथ यहाँ पे 4 प्रोसीजर दिए गए हैं। उस 4 प्रोसीजर में जो फर्स्ट वन है वो है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी हम किस चीज़ को कहते हैं, हम क्या करते हैं, हमने जो पिछली वीडियो लेक्चर में बताया कि हमारे साथ क्या होता है, एक फ्लैग जो है ना वो बन जाता है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी में एक फ्लैग बन जाता है, यानी एक ट्यूमर सा बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे साथ जो आर्टरी है वो नैरो हो जाती है, ठीक है। और वो प्लेग जो है ना वो आर्टरी को सख्त भी बना देती है, ठीक है, थिक भी कर देती है और हार्ड भी बना देती है। तो इस वजह से फिर स्मूथली जो ब्लड फ्लो है वो नहीं हो रही है, यानी हार्ट की तरफ भी सही से फ्लो नहीं आ रही है और हार्ट से भी सही से फ्लो नहीं हो रही है। तो इस दौरान हमारे साथ जो हार्ट अटैक या जो हार्ट फेलियर वगैरह कंडीशन है वो अकट हो सकती है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उस प्लेग को ख़त्म करने के लिए या प्लेग को सप्रेस करने के लिए एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। इसका प्रोसीजर फर्दर आ रहा है, ठीक है, कि किस तरह से हम एंजियोप्लास्टी करेंगे। एक प्लेग को क्या करेंगे, इस प्लेग को हम प्रेस करते हैं एक कैथेटर के ज़रिए से, ठीक है। और ये कैथेटर जो है ना इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, इस कैथेटर को जब हम इंसर्ट कर देते हैं, एक नैरो सा कैथेटर होता है, इसको हम इंसर्ट कर देते हैं। और जब हम उस आर्टरी की तरफ पहुंच जाए, ठीक है, जब हम उस प्लेग के पास पहुंच जाए तो उस दौरान हम इसको इन्फ्लाट कर देते हैं। और इस इन्फ्लाटेशन की वजह से हमारे साथ जो फ्लैग था वो सप्रेस हो जाता है, ठीक है, उस पर प्रेशर आ जाता है, वो प्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो आर्टरी है वो दोबारा से खुल जाती है, ठीक है। फिर हम क्या कर देते हैं, फिर हम स्टेंट लगा देते हैं, ठीक है। अगर इससे काम नहीं चला तो स्टेंट भी लगा सकते हैं। स्टेंट जो है ना ये हमारे साथ एक वही कैथेटर जो है ना जो कि हम इंसर्ट करते हैं ड्यूरिंग एंजियोप्लास्टी, उसके साथ साथ उस कैथेटर के साथ फिर हम क्या कर देते हैं, एक बालून को भी अटैच कर देते हैं, ठीक है। उसके सर पे एक बालून अटैच कर देते हैं और उस कैथेटर के साथ एक जाल भी, एक स्टेंट जो है ना ये एक जाल शेप होती है, ठीक है, एक जाल भी अटैच कर देते हैं। और उस स्टेंट को फिर हम फर्दर जाके उस कोरोनरी आर्टरी में जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे हम उसको क्या करते हैं, परमानेंटली फिक्स लगा देते हैं, ठीक है। उस कैथेटर में हम क्या कर देते हैं, उस कैथेटर के ज़रिए से हम परमानेंटली जो हमारे साथ जो फ्लैग बना था उसको हम परमानेंटली जो फ्लैग बना था उसको हम परमानेंटली ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म तो नहीं हो सकते लेकिन फिर भी हम उसको क्या कर देते हैं, उसको सप्रेस कर देते हैं, ठीक है, उस पर प्रेशर लाते हैं, उसको कंप्रेस कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे साथ जो थर्ड प्रोसीजर आ रहा है उसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास। कोरोनरी आर्टरी बाईपास कर देते हैं एक सर्जरी के ज़रिए से, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और प्रोसीजर आता है जिसको हम क्या कहते हैं, पीटीसीए जो है ना ये हमारे साथ परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी होती है, ठीक है, जो कि फर्दर आ रहा है, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ पीसीआई है। पीसीआई यानी जो हम स्टेंट लगाते हैं तो वो किस तरह से लगाते हैं, तो ये आप लोग अगर इस डायग्राम में देख ले तो पहले हम क्या कर देते हैं, पहले हम उस आर्टरी को मालूम करते हैं कि वह
किस आर्टरी में क्या हो गई है, यानी ये जो प्लेग है वो बन गया है। अगर हमें पता चले कि कोरोनरी आर्टरी में प्लेग बन गया है तो उस दौरान हम क्या कर देते हैं, उस दौरान हम वेन या आर्टरी के ज़रिए से इस स्टेंट को एंटर कर देते हैं। इसके साथ ये कैथेटर जो है ना वो अटैच होता है, और जब हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं यानी उस प्लेग के पास पहुँच जाते हैं तो उस दौरान हम उसको क्या कर देते हैं, इस स्टेंट को और इसके साथ एक बलून सा शेप अटैच होता है उसको हम इन्फ्लेट कर देते हैं। जब हम उसको इन्फ्लेट कर देते हैं तो इसके साथ ऐसा होता है कि एक तो ये कि ये जो आर्टरी है ये यहाँ पे जो भी फ्लैक है वो सप्रेस हो जाता है, ठीक है, उस पर कंप्रेशन आ जाता है। और दूसरा ये कि ये टेंट जो है ना ये हमेशा के लिए परमानेंटली लग जाता है यहाँ पे, तो इससे ये होता है कि फिर ये आर्टरी जो है ना इसमें जो ब्लड फ्लो वगैरह है या जो भी पास हो रहा है तो वो स्मूथली पास हो रहा है, यहाँ पे अटैच नहीं होता। नेक्स्ट हमारे साथ जो कोरोनरी ग्राफ्टिंग था, जैसे कि हमने बताया कि हम क्या कर देते हैं, जो बाईपास कर देते हैं कोरोनरी आर्टरी का। तो बाईपास किस तरह से करते हैं, एक ग्राफ्ट लगा देते हैं। जब हमारे साथ कोरोनरी आर्टरी जो है ना वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, तो उस दौरान हम क्या कर देते हैं, उस दौरान हम किसी और बॉडी पार्ट से एक वेन या आर्टरी को हटा देते हैं और उसको क्या कर देते हैं, उसको इस आर्टरी के साथ अटैच कर देते हैं, लेकिन हम दूसरे डायरेक्शन पे, आप लोग देख सकते हैं दूसरा डायरेक्शन ले लिया है और यहाँ से अटैच किया है, ठीक है। तो इस दौरान हम क्या कर देते हैं, जब इसको हम अटैच कर देते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से और यहाँ से अटैच किया है, ठीक है। तो इसके ज़रिए से फिर स्मूथली जो ब्लड फ्लो है वो हो रही है, ठीक है। फिर हमारे साथ आता है पीटीसीए। पीटीसीए एंजियोप्लास्टी होती है, ठीक है, और ये एंजियोप्लास्टी ऐसी होती है कि बिल्कुल वही जो कैथेटर हम इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उसके साथ एक बालून होता था और उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम एक्सपेंडेड कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको एक्सपेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये प्लेग बन गया है, ठीक है, तो सही से ब्लड फ्लो नहीं हो रही है। तो जब ब्लड फ्लो नहीं हो रही है तो इस प्लेग को अब कंप्रेस करना है। तो इसको हम कंप्रेस किस तरह से करते हैं, एक कैथेटर को इंसर्ट कर देते हैं, या जो बी डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। इस कैथेटर के अंदर जो है ना एक बालून होता है, उस बालून को जब यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं तो उस बालून को हम क्या कर देते हैं, उसको हम इन्फ्लाट कर देते हैं, ठीक है। और जब उसको हम इम्प्लांट कर देते हैं तो उसके साथ साथ ये जो कैथेटर है या ये जो स्टेंट हमारे साथ है ये भी क्या हो जाता है, परमानेंटली लग जाता है। और इसके साथ साथ ये जो आर्टरी है ये भी साफ़ हो जाती है, यानी उसकी जितनी भी जो कोलेस्ट्रॉल या जो लिपिड वगैरह था उसको क्या कर देती है, उसको कंप्रेस कर देती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे साथ आ रहा है लाइफ चेंजेस। लाइफ चेंजेस हम क्यों लाएंगे, क्योंकि हमारे साथ या तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गई है या इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो गया है, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है ना वहाँ पे अटैच हो गया है, तो अब उसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, अपने कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को हम जब ठीक करेंगे तो उसके लिए अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, ठीक है। अगर हमारे लाइफस्टाइल सेडेंटरी है तो उसको हमने चेंज करना है। तो उसके साथ साथ हमारे साथ क्या आ रहा है, जब हम लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने वेट को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अपने अगर आप ओबीस है तो अपने वेट को कम करना पड़ेगा। दूसरा एक कि स्मोकिंग अगर कर रहे हो तो सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह जो भी है उसको कम करना पड़ेगा, बिल्कुल उसको स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, लेकिन हम स्ट्रेस वाला टेस्ट करेंगे, ठीक है। जो स्ट्रेस टेस्ट होता है ना कोरोनरी आर्टरी का तो वो हम करेंगे। अगर स्ट्रेस की वजह से ये कोरोनरी हार्ट डिजीज़ नहीं हुआ है तो तब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और इसके साथ साथ अपनी हेल्थी डाइट भी रखेंगे। नर्सिंग डायग्नोजिंग। अब नर्सिंग डायग्नोजिंग हमारे साथ क्या होगा, यानी किस तरह से हम डायग्नोज करेंगे कि पेशेंट को पेन क्यों हो रहा है या पेशेंट के साथ जो भी प्रॉब्लम है वो क्यों हो रहा है, ठीक है। तो जब एक्यूट पेन होगा तो ये इस वजह से होगा क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई एंड जो ब्लड सप्लाई है वो सही से नहीं हो रही है, तो इस वजह से पेशेंट के साथ एक्यूट पेन हो रहा है, ठीक है। दूसरा हमारे साथ क्या है कि डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट एंड इनपुट यानी ये जो फ्री लोड और आफ्टर लोड जो है ना वो क्यों डिक्रीज हो रहा है या क्यों जो है ना हमारे साथ क्या हो गया है, एबनॉर्मल हो गई है, क्योंकि पेशेंट को क्या हो गया है, पेशेंट का जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें प्लेग बन गया है, तो इस वजह से हमारे साथ जो भी मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, कार्डियक आउटपुट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस वजह से आ रहा है। दूसरा ये कि हम क्या दे रहे हैं, हम इस दौरान फिर जो हमारे साथ जो एंटी एंजाइनिक ड्रग होते हैं वो देंगे ताकि जो हमारे साथ एंजाइना है वो ट्रीट हो जाए। और दूसरा ये कि पेशेंट का जो कार्डियक आउटपुट है वो भी सही हो जाए, ठीक है। एंजाइटी रिलेटेड टू चेस्ट पेन। एंजाइटी क्यों होगी, क्योंकि चेस्ट पेन हो रहा है तो उसको क्या होगा, एंजाइटी होगा, डर होगा, परेशानी होगी कि मुझे क्यों चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एंजाइना है, ठीक है, उसको हार्ट प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ उसकी अनसर्टन प्रोग्नोसिस का भी टेंशन हो रहा है क्योंकि
मतलब जो फ्यूचर ऑफ डिजीज़ है वो क्या होगा, या तो बैड होगा या गुड होगा, ठीक है। जो प्रोग्नोसिस है या तो वो बैड होता है या गुड होता है। अगर पेशेंट ठीक होता जाता है तो इसका मतलब ये है कि प्रोग्नोसिस गुड। अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे साथ प्रोग्नोसिस है वो बैड प्रोग्नोसिस है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम उसको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे जो कि हमारे साथ क्या होता है, जो कि उसके लिए ट्रीटेबल हो, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, जो लास्ट स्लाइड है वो हमारे साथ है नर्सिंग इंटरवेंशन। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट का पहले हम साइन एंड सिम्टम को असिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो PQRST यानी जो हमारे साथ ECG व्यूज है उसको असिस करेंगे, उसके फॉर्मेट को देखेंगे कि ये हमारे साथ किस तरह से है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, ठीक है। फिर उसके बाद हम जितनी भी रिस्क फैक्टर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के उसको असिस करेंगे, ठीक है। पेशेंट को भी असिस करेंगे उसको क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के। असिस पेशेंट फैमिलीज अंडरस्टैंडिंग अबाउट डायग्नोसिंग, पेशेंट के फैमिली को असिस्ट करेंगे कि उसको कुछ अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं इस डायग्नोसिंग के अबाउट, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में उसको कुछ नॉलेज है कि नहीं, ठीक है। आइडेंटिफाई पेशेंट एंड फैमिली लेवल ऑफ एंजाइटी, फैमिली और पेशेंट की एंजाइटी लेवल को मालूम करेंगे कि वो किस तरह से इस मैकेनिज्म के साथ या इस डिजीज़ के साथ किस तरह से कूपिंग कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो ECG है उसको असिस्ट करेंगे और अटेंड भी करेंगे, ठीक है। पेशेंट का ECG करेंगे और पेशेंट का वाइटल साइन चेक करेंगे, ठीक है। उसका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको चेक करेंगे, जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है उसको चेक करेंगे, ठीक है, कि ये हमारे साथ ज़्यादा या कम तो नहीं हो रहा है, नॉर्मल तो नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एलिवेट पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे कि उसमें कुछ चेंजेस वगैरह आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और उसके कुछ ऐसी कंडीशन जो कि हमारे साथ रिस्क फैक्टर हो सकती है कार्डियक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की, तो उसमें क्या क्या आते हैं, डायबिटीज़ को चेक करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हार्ट फेलियर, प्रीवियस MI को चेक करेंगे, माइकार्डियल इन्फार्क्शन को, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ को हम चेक करेंगे कि कोई लंग्स डिजीज़ तो नहीं है, इसकी वजह से भी एंजाइना वगैरह हो सकती है, ठीक है। एंड जितनी भी ड्रग थेरापी है उसको भी हम चेक करेंगे, और जो ड्रग थेरापी इसके लिए बेस्ट है वो हम क्या करेंगे, उसको असिस्ट करेंगे कि वो सही से रह रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है ना वो समझ आ गया होगा। ये चैप्टर यहाँ पे हमारे साथ ख़त्म हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोगों को इनका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।